नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम भाई अपना मैराथन क्लास करेंगे जो 6th क्लास की है। वही 6th क्लास की जो अपनी पॉलिटी है उसकी, जो अपने भाई जो न्यू एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग भी और जो अपनी पुरानी है उसके अकॉर्डिंग भी। क्योंकि भाई जो सीटेट है वो प्रीवियस ईयर ज़्यादा देता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर विविधता की समझ। भाई इसमें विविधता में क्या होता है, लोग एक दूसरे से भाई अलग तरह का व्यवहार करते हैं, या पहला उनके मन में पूर्वाग्रह होते हैं, या दूसरों के साथ जाति धर्म लिंग या और किसी के आधार पर भेदभाव करते हैं। तो ये विविधता में देखने को मिलती रहती है। तो पढ़ते हैं गैर बराबरी। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास नए अवसर हैं, नए ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का एक रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूदा असमानता यानी गैर बराबरी है। क्या ये गैर बराबरी? ऐसे कैसे भाई आपको निष्कर्ष टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है जाति व्यवस्था। असमानता का एक और उदाहरण है। इस बंटवारे का आधार था लोग किस किस तरह का काम करते हैं, किस जाति में पैदा हुए हैं। भाई क्या होता है, कुम्हार हैं भाई वो अपने मटके वगैरह का काम करते हैं, या भाई कोई और अदर जाति से, या लोहार है भाई वो लोहे का काम करता है। तो भाई पहले क्या होता था, इनको भी जाति के आधार पर बांट दिया जाता था और वो वही काम करते थे। ठीक है। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न त्योहार धर्म भाषा खान पान के लोग रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम गहराई से सोचे तो हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल तरीके अलग हैं भाई उसको करने के। ठीक है। भारत को ऐसे बोला भी जाता है विविधता में एकता। इतनी विविधता होने के कारण भी एक देश है। ठीक है। विविधता के कारण। प्राचीन काल में लोग युद्ध भोजन व अकाल अन्य कारण से इस स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे और यात्रा के साधन के अभाव में वहीं रहने लगते थे। इस कारण वह वहाँ की संस्कृति भाषा को सीख लेते थे और अपनी पुरानी संस्कृति व नई संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर नए संस्कृति बनने लगती। क्या करते थे भाई, जब लोग यात्राएं करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहने लग जाते, वो क्या करते, जो उनकी पहले पुरानी जो प्रथाएं थी या संस्कृति थी, कुछ उनको अपना लेते थे, कुछ नहीं को अपना लेते थे। ठीक है। तो उनकी एक मिली जुली जो संस्कृति थी वो उभरती थी। विविधता के लिए भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण है, जैसे जलवायु, मृदा, मानसून, जल, मैदान इत्यादि। लोग अपने भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप व संस्कृति परंपराओं को डाल लेते हैं। तो अब ये है भाई, जो ये भारत की खोज किसकी पुस्तक थी, ये भाई नेहरू जी की पुस्तक थी। यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। अनेकता में एकता का विचार किसने दिया भाई, ये नेहरू जी द्वारा दिया गया था। ऐसे कैसे पूछ लिया जाएगा भाई आपसे, जो है ये अनेकता में एकता का विचार किसने दिया, नेहरू जी ने। ये ज़्यादातर जो फैक्चुअल क्वेश्चन ये आपके आते हैं भाई रीट में या स्टेट में। सी टेट में भाई बहुत कम ऐसे आते हैं, ज़्यादातर निष्कर्ष टाइप से पूछे जाते हैं उसमें। अब अभी विविधता एवं भेदभाव। भाई विविधता के आधार पर कैसे कैसे भेदभाव लोगों से किया जाता है पूर्वाग्रह बना के। हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं, इस पर उस स्थान के भूगोल व इतिहास का असर पड़ता है। भाई वो कहाँ पे रहते हैं। पूर्वाग्रह, इसका अर्थ पूर्व निर्णय है, अर्थात किसी मामले के तथ्य की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मान लेना कि भाई वो तो ऐसा होगा। हमें भाई किसी चीज़ के बारे में पूर्ण रूप से नहीं पता और हम पहले लोगों की बातें सुनकर या पहले से ऐसे विचार बना ले भाई उसका भेद उसके अपने मन में पहले ही पूर्वाग्रह बना ले कि भाई वो तो ऐसा होगा, उसका व्यवहार ऐसा होगा, या वो मतलब उसके बारे में हम पहले ही अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें बिठा लें। ठीक है। तो वो एक पूर्वाग्रह हो जाएगा। कई बार हम लोगों के संदर्भ में नकारात्मक पूर्वाग्रह बना देते हैं जो भेदभाव को जन्म देता है। कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह जो लड़के लड़कियों को भेदभाव को जन्म देते हैं भाई, जैसे हम पहले पूर्वाग्रह है ये भी होते हैं भाई, लड़के ये काम करते हैं या लड़कियां ये काम करते हैं। ठीक है। लड़के भाई रोते नहीं इस टाइप से, या लड़कियां सुंदर होती हैं, जैसे आगे पढ़ेंगे। लड़कियां ऐसी होती हैं कमज़ोर, कोमल और मृदु स्वभाव की। लड़के वे रोते नहीं, कमज़ोर नहीं और बहादुर होते हैं। इस टाइप से पहले ही हमारे अंदर जो पूर्वाग्रह होते हैं उससे वही फिर भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। रूढ़िवाद धारणा है, जब हम सभी लड़कों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उनसे रूढ़िवाद धारणा कहते हैं। उदाहरण के, जब हम धर्म लिंग या देश के आधार पर किसी को कंजूस अपराधी बेवकूफ़ बोलने लगे भाई, जैसे को हम पाकिस्तान के रूप में पूर्वाग्रह बना ले भाई वो एक अच्छा देश नहीं, लेकिन वहाँ पे भी भाई हिंदू रहते हैं या मुसलमान रहते हैं भाई, वो भी भाई अच्छे लोग हैं, लेकिन उनमें कुछ है ना तो उनकी वजह से हम
उनको भी बोलते रहते हैं। ठीक है, रूढ़िवाद धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। भेदभाव तब होता है जब हम लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवाद धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। भेदभाव कब होता है भाई? जब हम पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद धारणाओं के अनुसार उनके साथ व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। विविधता, वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति के मूल्यवान नहीं समझा जाता। असमानता, यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, तो ये किसका होगा भी? असमानता का। इस प्रकार के दोहरे भेदभाव का सामना कैद, धार्मिक, जनजातीय समुदाय, किसी विशेष जगह के लोग कर रहे हैं। जो ये जनजातियाँ होती हैं ये ज़्यादा करते हैं भाई, दोनों टाइप का जो है ये। ठीक है, दलित, इस शब्द को नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपने पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ है दबाया गया या कुचला गया। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है भाई। इनको वो अलग से जो वैकेंसी भर्ती वगैरह आती है उनमें भी भाई अलग से रिजर्वेशन देती है। और भाई ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है आपका, पिछली बार भी सीटेट में आया था, उससे पिछली बार भी सीटेट में आया था, लगभग हर बार पूछा जाता है। ठीक है, पिछली बार आया था भाई जो ये है दलित, इसका मतलब क्या है? दबा हुआ या कुचला गया। भारत में जाति व्यवस्था भी भेदभाव को जन्म देती है। जो हम जाति के अनुसार भाई एक दूसरे से करते हैं भाई, वो तो ये काम करता, वो ये काम करता, तो ये भी भेदभाव को जन्म देती है। स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जो संविधान में समानता को लिया गया और इसी कानून रूप दिया गया, परंतु आज भी असमानता व्याप्त है भाई। उस टाइप पे इनके लिए कानून बनाए गए थे, लेकिन आज भी उनको हम महसूस करते हैं कि उनको पूर्ण रूप से माना नहीं जाता या भाई उनका उपयोग नहीं किया जाता। अब है सरकार, भाई सरकार के कौन कौन से अंग है, किस किस स्तर पर सरकार? स्थानीय, भाई केंद्र, राज्य, 3 स्तर पर सरकार काम करती है। भाई इनके अंग क्या क्या होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके बारे में पढ़ेंगे वो। सरकार का अर्थ कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों को निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। इसके 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के स्तर, राष्ट्रीय स्तर, इसका संबंध पूरे देश से होता है, इसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। फिर है राज्य स्तर, यह है सरकार किसी विशेष राज्य का संचालन करती है, यह राज्य सरकार कहलाती है। फिर है स्थानीय स्तर, यह है गांव शहर के प्रशासन को संभालती है, इसे हम पंचायती या नगर पालिका के नाम से जानते भाई। जो अपने शहर गांव या अपने जो नियर बाई की है, जैसे सरपंच हो गए भाई या एमएलए, इस टाइप से ये हो गई अपनी स्थानीय सरकार। फिर आगे अपनी राज्य सरकार जैसे हरियाणा की। ठीक है, फिर अपने जो ये हैं बाकी के केंद्र सरकार भाई राज्यों के साथ, वो आ गई। ठीक है, अब हमारा आता सरकार के कार्य। सरकार को बहुत सारे कार्य का संचालन करना पड़ता है। छोटे व बड़े हर प्रकार के कार्य की जिम्मेवारी सरकार की होती है। यहाँ हम उसको सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को बता रहे हैं: कानून बना तथा निर्णय लेना, शासन व्यवस्था को लागू करना, सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना, राष्ट्रहित को सुनिश्चित करना, जन कल्याण कार्य इत्यादि। ठीक है, तो भाई ये हैं इनके जो कार्य हैं। फिर अब सरकार कानून बनाती है और इसे लागू करती है और सभी लोग उसे मानने के लिए बाध्यकारी होते हैं। भाई ये जो कानून होते हैं सभी के लिए समान होते हैं, ये नहीं भाई किसी के लिए कुछ होंगे या किसी के लिए कुछ होंगे, ये भाई सभी के लिए समान होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है वहाँ सरकार कैसी है। विश्व भर में अलग अलग प्रकार की सरकार हैं, लेकिन हम आपको 2 मुख्य सरकारों के बारे में बताते हैं। चलो देखते हैं भी, एक है लोकतांत्रिक, एक राजतांत्रिक। लोकतांत्रिक क्या होती है भाई? जहाँ पे लोगों का राज होता है, जहाँ पे भाई क्या क्या होता है, लोग भाई अपने आप निर्णय लेकर किसी को चुनते हैं या वोटों के द्वारा अपने एमएलए एमपी को चुनते हैं। और राजतंत्र में क्या होता है भाई? किसी को भाई चुनने का अधिकार नहीं होता, वो अपने आप भाई अनुवांशिक रूप से या पहले से जैसे प्रथा चली आ रही है उस टाइप से राजा बन जाते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? इसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा प्रदान की जाती है, अर्थात जनता के प्रतिनिधि। वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता है।
ठीक है, तथा निर्णय उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। लोकतंत्र सरकार के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। राजतंत्र, इस प्रकार की सरकार के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है और जनता से निर्णय नहीं लिया जाता। इसे हम निरंकुश शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। अब है भारतीय लोकतंत्र। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी मुख्य बात यह है कि किसी के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए लोकतंत्र लोगों का ही शासन बोला जाता है भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? लोगों का ही शासन। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधि वोट के माध्यम से चुनते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र, आज के समय में लोकतंत्र सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। उसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं भाई, वोट डालकर। ठीक है, फिर ये सरफ्रेज मूवमेंट, ये भी वोट डालने का अधिकार महिलाओं ने संघर्ष किया, उसके बाद भी उनको मिला। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने मत डालने के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अमेरिका में भाई महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1920 में मिला और इंग्लैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1928 में मिला। ये भाई पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपसे। ठीक है, तो भाई इसको भी अपना कवर अप कर ले कि भाई इनको कब कब मिला था। अब आता है भाई आगे चलो। जब हम बोलते हैं कि कोई सरकार लोकतंत्र है या अलोकतंत्र, तब हमारा अर्थ क्या होता है? इस अध्याय में आपको लोकतांत्रिक सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को बताया गया है कि लोकतंत्र सरकार के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आप एक लोकतंत्र सरकार को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। भागीदारी, भाई लोकतंत्र ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया भाई। सीधा लोगों का भाई उधर राज होता है, वो भी अपने वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो भी उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं या उनके बारे में वही सोच विचार करते हैं। भागीदारी, लोकतंत्र सरकार का सबसे पहला लक्षण है भागीदारी। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधियों चुनते हैं। इस प्रकार नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। जैसे भारत हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं और एक सरकार चुनाव जीतकर सरकार बनती है। वोट के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है भाई, जिसको ज़्यादा वोट जाएंगे वही भाई उधर एमएलए एमपीज बनते हैं। ठीक है, भागीदारी के अन्य तरीके हैं, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। कई तरह के जिसके माध्यम से लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं, धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान। भाई क्या होता है, किसी भी काम से लोग सुनिश्चित नहीं है तो भाई वो क्या करते हैं, धरना लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, हड़ताल करते हैं या भैया हस्ताक्षर अभियान चलाते कर अपनी बातें ऊपर तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए आंदोलन के जरिए भी लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और उन मुद्दों को सरकार के सम्मुख ला सकते हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। भारत में अनेकों बार आंदोलन के जरिए सरकार के सम्मुख मुद्दों को उठाया गया है, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है भाई, अब विवादों का समाधान। विवाद तब उभरते हैं जब विभिन्न सांस्कृतिक, धर्म, जंग है और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते और कई बार भेदभाव की दिशा में भी कुछ ऐसा मुद्दे हो जाते तो विवाद का विषय बन जाते हैं। जैसे धार्मिक जुलूस और उत्सव विवाद का विषय, नदी जल विवाद। भैया तो नदी जल विवाद होता है या भाई कहीं पे कोई धार्मिक उत्सव बनाया जा रहा है मुस्लिम का या कोई हिंदू का, भी उनमें आपस में टकराव हो जाते हैं, तो ये भी हो जाता है। समानता एवं न्याय, लोकतांत्रिक सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विचार है समानता। इसीलिए भारत के संविधान में समानता जैसे अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में वर्णित किया गया है और इसकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। भाई सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, स्थान, जाति या धर्म के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करती है और समाज के हर तबके को न्याय प्राप्ति का पूरा अधिकार है। इस अलावा सरकार अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर रोक जैसे कानून का निर्माण करती है तथा सरकार विवादों का समाधान संविधान कानूनों के आधार पर करती है भाई, जो उन्होंने कानून बना रखे उनके आधार पर। ठीक है, तो हमारा भाई ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम भाई अपना नेक्स्ट करते हैं पंचायती राज। ग्राम सभा क्या होती है भाई?
ग्राम सभा वो होती है जहाँ पर अपने गांव में जिसकी भी भाई वोट बनी हुई है, जो 18 साल से प्लस है, जिसको मतदान करने का अधिकार है, वो भी ग्राम सभा का सदस्य बनता है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा होती है। इस सभा में एक गांव या अधिक गांव भी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदान सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य है। ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे क्षेत्र में बटी होती है भाई। जैसे अपने शहर में वार्ड होते हैं, ऐसे गाँव में भी वार्ड होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, जो पंच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो भाई क्या होता है, गांव का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। ठीक है, फिर ये सभी क्या करते हैं भाई, जो सरपंच बनते हैं उनका 5 वर्ष के लिए भाई चुनाव करते हैं। अब हम आता है सचिव। सचिव क्या करता है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। यह ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत दोनों का सचिव होता है। यह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का दोनों का सचिव होता है। इसका चुनाव नहीं होता, इसकी भाई सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। भाई वैकेंसी आती है, फॉर्म भर के और एग्जाम देकर वो लगते हैं। इसका कार्य ग्राम सभा में पंचायत की बैठक बुलाना है और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुआ हो उसका रिकॉर्ड रखना होता है। ग्राम पंचायत के कार्य सड़कों, नालियों, स्कूल भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देना, संबंधित सरकारी योजना लागू करना है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले धन। ठीक है, कहाँ से आती है, ये है भाई, किसी भी स्थान पर उन्होंने कर लगा दिया या इस टाइप से। समितियाँ, ग्राम सभा काम करने के लिए समितियां बनाती है। यह कुछ राज्यों में है, इसके सदस्य होते हैं कुछ ग्राम सभा सदस्य और कुछ पंचायत के सदस्य। उदाहरण निर्माण समिति हो गया। ठीक है भाई, कोई भी उन्होंने चीज़ बनानी है तो उसके लिए भाई एक सभा का गठन होता है, या फिर एक जो ग्रुप को चुनते हैं जो भाई उसके सारा रख रखाव करते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। जो ग्राम पंचायत होती है भाई वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। वो जो भी पूछेंगे भाई कहाँ पे क्या पैसे लगे, क्या लागत आई, उनको और एक चीज़ का जवाब देना होता है। जिला पंचायत, जिला परिषद पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होती है। यह जिले के स्तर पर विकास योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से यह पंचायतों में आवंटित राशि के विवरण की व्यवस्था करती है। ठीक है, तो भाई यह बात था हमारा 6 चैप्टर। अब है भाई गाँव का प्रशासन। पुलिस, भाई पुलिस का क्या कार्य होता है, पटवारी का क्या कार्य होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे भाई। पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकीय संगठन होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। हर एक पुलिस थाने का जो कार्य क्षेत्र होता है उसके अंदर उसको नियंत्रण रखना होता है। और पुलिस थाने का एक थानेदार होता है। यह सरकार का अंग कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है तथा शांति बनाए रखने का कार्य करता है। पटवारी, यह राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। इसका कार्य जमीन को नापना और इसका रिकॉर्ड रखना होता है। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी इत्यादि इसके अधिकार में कुछ काम आते हैं। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भाई पटवारी को किस किस नाम से जाना जाता है। लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी। खसरा, रजिस्टर का विवरण, भाई जो रजिस्ट्रीवार है उसके लिए होता है खसरा भाई। ठीक है, जरीब, जरीब क्या होता है भाई, जो जिससे हम मापते हैं ना, मापने का यंत्र होता है जरीब, खेतों को मापते हैं। यह पटवारी द्वारा खेत नापने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की जंजीर है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी लेता है और अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसल का रिकॉर्ड सरकार को देता है। फिर उसके बाद आता है तहसीलदार। पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और राजस्व इकट्ठा होता रहे। तहसीलदार जातीय प्रमाण पत्र जारी करता है। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुनाए जाते हैं। भाई ये पूछा जाता है जो जातीय प्रमाण पत्र कौन देता है, तहसीलदार भाई। ठीक है,
यह भी सुनिश्चित करता है कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल मिले। हिंदू अधिनियम धारा 2005। कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था तथा उस जमीन को बेटे में बांट दी जाती थी। हाल ही में इस कानून में बदलाव किया गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटे और बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर बराबर का हिस्सा जाएगा। पहले क्या होता था भाई, जो लड़का था पिता की मृत्यु के बाद उसी को प्रॉपर्टी जाती, लेकिन अब जो हिंदू अधिनियम धारा 2005 है उसके अंतर्गत जो लड़की है और उसकी मम्मी मदर है और लड़का है, उन सभी को भाई तीनों को बराबर हिस्से में जाएगा। ठीक है। नगर निगम। नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। इसके 3 प्राधिकरण होते हैं: परिषद, स्थायी समिति, आयुक्त। इसके अंतर्गत चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर आते हैं। भाई क्या क्या आते हैं भाई, जो गृह कर होते हैं या मनोरंजन के कर होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। यह महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है और जिन शहरों की संख्या 5 लाख या उससे ज़्यादा हो वहाँ पर यह पाए जाते हैं। नगर निगम किसे कहते हैं भाई, जहाँ पे 5 लाख से या उससे ज़्यादा भाई जनसंख्या लोगों की। ठीक है। फिर है नगर पालिका। यह भी एक प्रशासनिक इकाई होती है। यह एक शहर, कस्बे या गाँव या उनमें से छोटे समूह रूप में होते हैं। यह नगर पालिका भारत में मुख्य रूप से शहर के रूप में जाना जाता है। इनमें जनसंख्या 20,000 से अधिक होती है, किंतु यह महानगर नहीं होते भाई, यह महानगर नहीं होते और 20,000 से इनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, मतलब 5 लाख तक यह नगर पालिका बोला जाता है। अब नगर पंचायत। ऐसे एक क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। पार्षद। पार्षद क्या होता है भाई, नगर निगम प्रशासन शहर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और हर वार्ड में, जैसे गांव में होते हैं ना भाई, हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है जिसे हम एमएमसी बोलते हैं। पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो डिटेल निर्णय करते हैं, जो डिटेल निर्णय लेते हैं भाई हमें शहर में क्या क्या कार्य करने चाहिए, हमारे पास कितना फंड आया है, उन सभी की में बातचीत करते हैं। ठीक है भाई। नगर निगम के सदस्यों को पार्षद बोलते हैं तथा इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पर होता है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, मेयर के लिए आयु भाई 30 आवश्यक है। तीनों स्तर का गठन 5 वर्ष के लिए होता है और भंग की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक है अगर भंग हो जाते हैं। SC/ST के अनुपात में आरक्षण। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। OBC राज्य विधानमंडल के अनुसार आरक्षण है। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता है और उपाध्यक्ष सदस्य खुद चुनते, जो उपाध्यक्ष होता है उसे भी सदस्य चुनते हैं। अब आता भाई ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर है। कुछ के पास जमीन के छोटे टुकड़े हैं, बाकी भूमिहीन है। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन है और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए, जैसे दुकान चलाना, ब्याज पर पैसे देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। केवल 20% किसान बड़ी किसानों की श्रेणी में आते हैं। मध्य भारत के कुछ गाँव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। शहरी समिति क्यों दूध बेचने भी कई लोगों की आजीविका के कमाने का भाई क्या करते हैं लोग, शहरी समिति में उसमें दूध बेचते हैं, ये भी आजीविका चलाने के लिए उनके बहुत काम आते हैं। समुद्र तटीय इलाके में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गाँव मछली पकड़ने के लिए जाते हैं भाई। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। फसल अच्छी हो इसके लिए यह प्रकृति पर निर्भर करता है। नागालैंड की सिटी नुमा खेती पूछा जाता है भाई, सिटी नुमा खेती ज़्यादातर कहाँ होती है, नागालैंड में। यहाँ एक गाँव है जिसका नाम है चिंजामी। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गाँव में रहने वाले लोग चखेजंग समुदाय के हैं। वे सिटी नुमा खेती करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, कौन से समुदाय के लोग खेती करते हैं, ये चखेसांग समुदाय के हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलान जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वह इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेत में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं, उधर फिर वो खेती करते हैं। ठीक है।
अब आता है शहरी जीवन में आजीविका। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगरों में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं? वह अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी में पाए जाते हैं? नहीं भाई, सभी को समान रूप से मौके नहीं मिलते। ठीक है। सड़कों पर काम करना, भाई जो ठेले वगैरह लगाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। बड़े बड़े शहरों और महानगरों में कुछ लोग सड़कों के किनारे अपना सामान बेचते हैं, जैसे कि सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पर फूल बेचने वाले, छोटे खिलौने बेचने वाले, नाई, मोची तथा ठेले पर कुछ सामान रखकर उसे बेचने वाले। यह लोग सब रोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वह खुद योजना बनाते हैं कि माल खरीदें और कहाँ वह कैसे अपनी दुकान लगाएं। अहमदाबाद शहर के एक सर्वे में पाया गया है कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। कितने प्रतिशत? भी 12%। तथा बड़े शहरों में इन फुटपाथ पर बेचने वाले लोगों को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता तथा पुलिस प्रशासन भी इन्हें अपनी दुकानें नहीं लगाने देता और इस व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। भाई क्या है ये? भाई एक मतलब सर्कुलेशन चला रहता है भाई। अगर ये भी उधर नहीं लगाएंगे तो हमें सब्जी भाई मंडी में जाना पड़ेगा लेने। उधर फिर भाई या तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं मिलेंगी या फिर ज़्यादा भाई भीड़ भाड़ का इलाका होगा। ये भाई हमारे इनसे भाई इनकी भी आजीविका चलती रहती है। ठीक है। बाजार में दुकानें, बड़े बड़े महानगरों में दुकानों की कतारें लगी होती हैं, जिसमें ज़्यादातर दुकानें मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान मौजूद होती हैं। यह स्थायी दुकानें होती हैं, मतलब फिक्स होती हैं। बड़ी दुकानें, बड़े महानगरों में या शहरों में बड़ी दुकानें मौजूद होती हैं जिन्हें शोरूम कहते हैं। यह बहुत बड़ी दुकानें होती हैं जिसमें हर प्रकार के सामान उपलब्ध होते हैं, लेकिन यह छोटी दुकानें व फुटपाथ से महंगी होती हैं क्योंकि भाई उधर स्थायी हैं और ज़्यादा उनको किराया वगैरह देना पड़ता है। इन दुकानों में जो माल आता है वह अलग अलग शहरों जैसे मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे क्षेत्र से आता है। यह दुकानें अपने विज्ञापन भी चलाती हैं जो अखबारों, टेलीविजन और रेडियो चैनल में आते हैं। इन बड़ी दुकानों में कुछ लोग नौकरी भी करते हैं। इन दुकानों में नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होते हैं। अब अभी लेबर चौक, जहाँ पर जो मजदूर या मिस्त्री इकट्ठे होते हैं। बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी अनियमित मजदूर होते हैं जो प्रतिदिन रोजगार के लिए समूहों में खड़े होते हैं, जहाँ पर लोग उनसे काम के बदले मोल भाव कर सके। इस स्थान को लेबर चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मिस्त्री, भवन बनाने वाले, लेबर, ट्रक से सामान उतारने वाले, टेलीफोन की लाइन, पाइपलाइन की खुदाई करने वाले बहुत से मजदूर होते हैं। अब आता हुई फैक्ट्री। यहाँ पर बहुत से मजदूर कार्य करते हैं तथा फैक्ट्रियों के अंदर अलग अलग विभाग बने होते हैं जहाँ पर हजारों लोग नौकरियाँ करते हैं। फैक्ट्रियों में बहुत से मजदूर अलग अलग प्रकार की मशीनों पर कार्य करते हैं। इस प्रकार के मजदूरों का वेतन अनियमित मजदूरी से ज़्यादा होता है तथा फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले मजदूर 9 बजे से रात 10 बजे तक काम को पूरा करते हैं तथा सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं। रविवार को भी काम पर जाना पड़ता है। अधिक समय तक काम करने के लिए इन मजदूरों को अतिरिक्त वेतन भी मिलता है। फैक्ट्रियों से तैयार माल को बड़े बड़े बाजार में बेचा जाता है तथा विदेशों में भी भेजा जाता है, जिससे फैक्ट्रियां वर्ष भर कार्य करती रहती हैं। अब अभी दफ्तर। शहरों में महानगरों में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और इन कंपनियों में सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे दफ्तर मौजूद होते हैं। इन दफ्तरों में मैनेजर तथा सेल्समैन जैसे व्यक्ति कार्य करते हैं। मैनेजर बहुत सारे सेल्समैन को कार्य का निर्देश देते हैं तथा निरीक्षण करता है। सेल्समैन का कार्य होता है कि दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेता और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से बड़ी कंपनियां अपने कार्य को नियंत्रित करती हैं। इन दफ्तरों में मैनेजर स्थायी कर्मचारी होते हैं। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें निम्नलिखित फायदे होते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत हुई छुट्टियाँ मिलती हैं। परिवार के लिए जो चिकित्सा की सुविधा है वो उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो हमारा भाई जो ये कंप्लीट हो गया है। तो भाई अब हम भाई जो 7th क्लास की मैराथन आपकी पॉलिटी की वो कवर अप करेंगे और जो आपका एसी टेट आएगा उसमें बहुत हेल्पफुल ये भाई आपके 3 से 4% जो आपके हैं वो कवर अप कर लेगा ये। ठीक है, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें।